हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का जीरो लेवल से स्टार्ट की गई सत्र 2022 और 23 की सीरीज में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स को, और जिसमें हम आज कंप्लीट करेंगे भाग 5। इसके 4 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम आवेश की परिभाषा, आवेशों के प्रकार, किस प्रकार से आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर पहुंचता है, उसका रीजन क्या होता है, तथा साथ में अध्ययन किया है किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाले उपकरण विद्युतदर्शी के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं, और वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह हमारे पास में है आवेशन की विधियां, यानी आवेशन की प्रक्रिया। किसी भी वस्तु पर जो आवेश वाला गुणधर्म प्राप्त हो रहा है वह कौन कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, उनके बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे, और वह भी कंप्लीट अध्ययन करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। तो यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास में जो टॉपिक है वह है आवेशन की विधियां। यहां पर प्रश्न है आवेशन का मतलब क्या होगा। यहां पर आवेशन का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा उस वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, उस प्रोसेस को ही बोला जाता है आवेशन। क्लियर है। तो अब कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम उन वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, तो हमारे पास इसकी मेन 2 विधियां हैं। फर्स्ट विधि हमारे पास में है संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन। सेकंड इसकी जो विधि है जिसके द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है या उन वस्तुओं पर आवेश प्राप्त किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि जिन प्रक्रियाओं के द्वारा वस्तु पर ऐसा गुण लाया जा सकता है जिसके कारण वह अलग प्रकार का व्यवहार करती है। सेकंड जो विधि है वह है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। यहां पर हमारे पास में जो फर्स्ट प्रोसेस है संपर्क द्वारा आवेशन, इसे भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो नंबर फर्स्ट हम ले सकते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। तथा सेकंड हम इसमें ले सकते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। तो कुल मिलाकर हमारे पास यहां पर 3 प्रोसेस हो जाते हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसके अनुसार है संपर्क द्वारा, यानी इस प्रक्रिया में जो आवेश प्राप्त किया जाएगा उसके लिए दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में आना जरूरी है, यानी दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्पर्श होना अति आवश्यक। चालन द्वारा जो आवेशन की प्रक्रिया होगी उसमें भी वस्तुओं का एक दूसरे को स्पर्श करना जरूरी है। घर्षण की जो प्रक्रिया होगी जिसके बारे में हम इससे पहले वाले 4 भागों में अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी भाग हुए उनमें घर्षण की ही प्रक्रिया चल रही थी, फ्रिक्शन वाला ही प्रोसेस चल रहा था। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रेरण द्वारा, यानी इंडक्शन के द्वारा। तो इसमें वस्तुओं को एक दूसरे के स्पर्श कराने की आवश्यकता नहीं होती है और उसके बावजूद भी वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। तो इन सब का बिल्कुल उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। सभी विधियों का डेफिनेशन सहित, अर्थ सहित और उदाहरण सहित सबको कंप्लीट करेंगे। तो आप यहां तक इसको नोट कर लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट घर्षण द्वारा आवेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट प्रोसेस को, घर्षण द्वारा आवेशन, जिसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में अध्ययन भी कर चुके हैं। जैसे मार्कर को हम बालों से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक की छड़ को हम किसी ऊनी वस्त्र से, बिल्ली की खाल से, इनसे जब रगड़ते हैं तो यहां पर रगड़ने की जो प्रक्रिया है वही होती है घर्षण। तो क्या परिभाषा होगी घर्षण द्वारा आवेशन की, जिनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, उन्हीं का सारांश निकालकर हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जब 2 विद्युत रोधी वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, यानी उनको घर्षण कराया जाता है, तब वहां पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कुछ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वो वस्तुएं अल्प आवेशित हो जाती हैं या अल्प विद्युत में हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर घर्षण के कारण आवेश प्राप्त हुआ है, तो इस विधि को हम
घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं। घर्षण विद्युत भी इसे हम कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है घर्षण विद्युत क्या कहते हैं, तो घर्षण द्वारा आवेशन वाली जो डेफिनेशन होती है वही होती है घर्षण विद्युत। यानी घर्षण के कारण क्या प्राप्त होना, विद्युत प्राप्त होना। और विद्युत का यहाँ पर जो अर्थ है वो क्या है, आवेश ही है। क्लियर है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर परिभाषा बिल्कुल आसान है कि जब दो वस्तुओं को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास मार्कर बाल, दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। क्योंकि आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जो कि इलेक्ट्रॉनों की कमी और वृद्धि के कारण ही प्राप्त होता है। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है जिससे एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, और वस्तु के ऊपर कौन सा गुण आ जाएगा, आवेश वाला गुण आ जाता है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह वस्तु धनावेशित कहलाती है, तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वह वस्तु ऋणावेशित कहलाती है। बिल्कुल गहराई से अध्ययन किया हुआ है इससे पहले वाले भागों। तो परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। यहाँ पर घर्षण विद्युत की प्रक्रिया के लिए काफी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। उसी एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल को वापस रिपीट कर लेते हैं कि जैसे कांच की छड़ और एक रेशम के कपड़े का कॉम्बिनेशन हमने काम में लिया है, जो कि विद्युत रोधी पदार्थ हैं। यानी विद्युत रोधी पदार्थ वे होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, तथा साथ में ये भी ध्यान रखना कि अगर वहां पर आवेश आता भी है तो वह आवेश उसी जगह बना रहता है जहां पर उसको आवेश प्राप्त होता है या उसको आवेश दिया जाता है। अब हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। यहाँ हमारे पास ये कांच की छड़, रेशम का कपड़ा है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, यहाँ पर इनको घर्षण कराया जाता है, तो घर्षण कराने के कारण कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो कम आकर्षण बल से कसकर बंधे हुए हैं नाभिक के आकर्षण बल से। जबकि इस वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ से कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन इस रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। सीधा सा अर्थ है कि इस कॉम्बिनेशन के लिए इसके इलेक्ट्रॉन लूज है जबकि इसके इलेक्ट्रॉन टाइट है। किसी अन्य जोड़े के लिए हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन लूज हो बाकी दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन टाइट हो, वहां पर वो चेंज हो सकते हैं। इस वस्तु से इस वस्तु के ऊपर जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर पहुंचते हैं। इस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब है कि इसके ऊपर धनावेश आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही ऋणावेश इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। जिस पॉइंट से हम रगड़ रहे हैं आवेश भी वहीं पर रहेगा, ऐसे नहीं कि इसके संपूर्ण भाग पर फैल जाएगा। क्लियर है यहां तक भी। अब हमारे पास यहां से ये भी अर्थ निकलता है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर ही उस वस्तु के ऊपर आवेश प्राप्त होता है। यहाँ पर जितना आवेश इस वस्तु पर आएगा उतना ही आवेश इस वस्तु पर आता है। ये भी क्लियर है। यहाँ पर एक पॉइंट और समझ में आ रहा है कि इन वस्तुओं पर जो आवेश होता है उस आवेश की जो मात्रा होती है वह आवेश की मात्रा दोनों की आपस में क्या होगी, समान होगी। सेकंड, हमें यहाँ पर यह पता चल रहा है कि आवेश की जो प्रकृति होगी दोनों वस्तुओं पर, आवेश की जो प्रकृति होगी दोनों वस्तुओं पर वो एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। क्योंकि आवेश होता ही दो प्रकार का है, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। तो इस कारण से एक वस्तु पर धनावेश और एक वस्तु पर ऋणावेश। क्लियर है। धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। यहां तक आपकी क्लियर हो चुका होगा। तो ये हो गई हमारे पास में घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया की परिभाषा तथा साथ में उसका एग्जाम्पल। आप यहाँ पर थोड़ा ये भी देख सकते हैं कि जब हम घर्षण की प्रक्रिया इस पेन के लिए अपनाते हैं तो उस पेन के लिए तो मिट्टी के छोटे छोटे कण या कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं, लेकिन अगर हम पेन की जगह किसी धातु के टुकड़े को लेते हैं और फिर उसको रगड़ते हैं तो फिर उसके मिट्टी के कण और कागज के टुकड़े नहीं चिपकेंगे, क्योंकि वहां पर वो धातु जो होती है वो चालक होती है। जहां रगड़ेंगे वहां पर आवेश प्राप्त होगा और वह आवेश उस धातु से होता हुआ अपने शरीर में से चला जाएगा। कहां पर, पृथ्वी में। और पृथ्वी के साथ एक तरह से उस आवेश का क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। तो एक परिभाषा यहाँ पर यह भी हो गई कि आवेश का पृथ्वी के साथ साझा होना वो कहलाता है भूसंपर्कित होना। घर्षण की प्रक्रिया के हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं जिनके बारे में आपको पहले बताया हुआ भी है कि जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक की छड़ है या एबोनाइट की छड़ है। अगर हम इन्हें किसी ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं तो यहाँ पर ऊनी वस्त्र और इन
छड़ों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, जिस वजह से ये वस्तुएं भी क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी। तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। बाकी और भी काफी एग्जाम्पल है, हम यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल ही काम में ले रहे हैं। यहाँ पर घर्षण के द्वारा कुछ वस्तुओं के धनावेशित होने और ऋणावेशित होने के लिए कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं। इसमें एक साइड में हमने लिया है धनात्मक आवेश से आवेशित होने वाली वस्तु, यहाँ पर ले लिया हमने ऋणात्मक आवेश से आवेशित होने वाली वस्तु। अगर यहाँ पर इस जोड़े को काम में लेते हैं और इनको आपस में घर्षण करवाया जाता है तो इस साइड वाली वस्तुओं के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड वाली वस्तुओं के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे कांच की छड़ रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर बिल्ली की स्किन और प्लास्टिक की छड़ का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सीधा सा अर्थ है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी वस्तु पर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बिल्ली की स्किन से निकलेंगे, और यहाँ पर कहां पर पहुंचेंगे, प्लास्टिक की छड़ पर। अगर हम ऊनी कपड़े और इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऊनी कपड़ा जो होगा वो पॉजिटिव का काम कर जाएगा, बाकी इस साइड वाली जो वस्तुएं होंगी वो आपकी किसका काम करेंगी, नेगेटिव का काम करेंगी, या इनके ऊपर आवेश जो होगा वो ऋणात्मक प्रकृति का आ जाता है। ये हो गया हमारे पास में घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया कंप्लीट। अब हमें ये कैसे पता चले कि कौन सी वस्तु पॉजिटिव होगी, कौन सी वस्तु नेगेटिव होगी। तो हम यहाँ पर कुछ वस्तुओं को हम एक ऑर्डर में व्यवस्थित कर रहे हैं यहाँ पर, और उस ऑर्डर के द्वारा हम यहाँ पर ये समझेंगे कि किस वस्तु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस वस्तु के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर कुछ पदार्थों को लेकर हम यहाँ पर एक श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। जो श्रृंखला यहाँ पर कंप्लीट होगी उस श्रृंखला को बोला जाता है स्थिर वैद्युत श्रृंखला यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। यहाँ पर काफी वस्तुओं को हमने काम में नहीं लिया है, समझने के लिए कुछ पदार्थों को काम में लिया है, 10-12 वस्तुओं को काम में लिया है सिर्फ आपको श्रृंखला के बारे में समझाने के लिए। तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ पदार्थों की एक सीरीज ली गई है, उनको एक क्रम में जचाया गया है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है फ्लेनेल, नेक्स्ट ग्लास, ह्यूमन हेयर, नाइलॉन, यहाँ पर है वूल, फर, सिल्क, पेपर, कॉटन, वुड, एम्बर, रबर, प्लास्टिक, एवोनाइट। कुछ पदार्थों को हमने यहाँ पर क्रम से सेट किया है। इसके अलावा भी और पदार्थ हैं जो इस सीरीज में शामिल है, लेकिन हमने उनको काम में नहीं लिया है क्योंकि एग्जाम में सीरीज के बारे में नहीं पूछा जाता है। सीरीज का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से काम करता है, उसको समझने के लिए कुछ पदार्थों को यहाँ पर हमने काम में लिया है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है फ्लेनेल, उसके बाद में ग्लास। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का कपड़ा ही होता है। ग्लास, ह्यूमन हेयर, नाइलॉन एक तरह से कपड़ा ही है, वूल एक तरह से ऊनी वस्त्र, फर, ये फर जो होते हैं वो जंतुओं के बाल ही होते हैं, लेकिन नॉर्मल अपने जो हेयर होते हैं उनसे थोड़े ज्यादा मजबूत होते हैं या गहरे होते हैं, यानी काफी सघन होते हैं। एक तरह से जैसे रेबिट के फर हैं उस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जंतुओं के जो बाल होते हैं उनके एक तरह से फर बोले जाते हैं। क्लियर है। सिल्क कपड़ा हो गया रेशम का, पेपर यहाँ पर कॉटन सूती कपड़ा एक तरह से, वुड लकड़ी, एम्बर, रबर, प्लास्टिक और एवोनाइट ये कुछ पदार्थ हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चले कि कौन सा धनात्मक आवेश ग्रहण करेगा, कौन सा ऋणात्मक आवेश ग्रहण करेगा। एक ही अर्थ है, ध्यान दीजिए कि जब आप किन्हीं दो वस्तुओं को लेकर उनको आपस में घर्षण कराते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं को लेकर जब आप उनको आपस में घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने के लिए सपोज किया आपने यहाँ कॉम्बिनेशन लिया है कांच की छड़ का, आपने यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया है कांच की छड़ का और इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया सिल्क का यानी रेशम के कपड़े का। क्लियर है। नेक्स्ट आपने एक जोड़ा यहाँ पर दोबारा से बनाया है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वूल है यानी ऊनी वस्त्र है, ठीक, और इसका कॉम्बिनेशन बना दिया आपने एवोनाइट, प्लास्टिक किसी से भी जो आपके पास में है, जैसे प्लास्टिक जो हम यहाँ पर यूज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट मान लीजिए आप में से यहाँ पर किसी अन्य वस्तु को काम में लिया, जैसे आपके पास में है यहाँ पर वुड यानी लकड़ी और यहाँ पर जैसे मान लीजिए एम्बर। क्लियर है। एक कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पर ये भी ले लिया वुड, इसके साथ में लिया आपने एम्बर। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिए। इन वस्तुओं में किसी भी वस्तु का आप आपस में जोड़ा बनाकर काम में ले सकते हैं, क्योंकि घर्षण की प्रक्रिया के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, उनको रगड़ना जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिसका भी जोड़ा आपने यहाँ पर बनाया है, इस सीरीज में जो वस्तु ऊपर आती है वो वस्तु धनावेश प्राप्त करती है।
कांच की छड़ और सिल्क की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ग्लास जो है वो इस सीरीज में ऊपर है, जबकि सिल्क जो है वो नीचे की ओर है, क्रम में आपके नीचे आ रहा है। ये फर्स्ट सेकंड वगैरह हम इसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कांच की छड़ पर धनावेश आएगा और रेशम के कपड़े पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। क्लियर। नेक्स्ट जोड़े की बात करते हैं, ऊनी वस्त्र। यहाँ पर ऊनी वस्त्र है यहाँ पर, क्लियर, और प्लास्टिक है सीरीज में नीचे। तो इसका मतलब है कि ऊनी वस्त्र के ऊपर आपके आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर बात करते हैं वुड की। यहाँ पर हमारे पास में वुड और एम्बर, तो यहाँ पर ये ऊपर है, ये आपके नीचे है क्रम में। इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं सिल्क का, सिल्क और प्लास्टिक को अगर हम काम में लेते हैं, सिल्क और प्लास्टिक का जोड़ा अगर हम काम में लेते हैं, तो यहाँ पर बताइए कि सिल्क के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिल्क जो है वो इस सीरीज में ऊपर की ओर है और प्लास्टिक कहां पर है, नीचे। तो इसका मतलब सिल्क पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और प्लास्टिक के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास में फर और वूल में से अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर फर नेगेटिव चार्ज की, वूल जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज का होगा। अगर हम नायलॉन और वूल की बात करते हैं तो नायलॉन पे पॉजिटिव चार्ज, वूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस सीरीज में जो टॉप के ऊपर रहेगा वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इस सीरीज में सबसे नीचे रहेगा वो हमेशा नेगेटिव ही बना रहेगा। बीच में जो भी ये पदार्थ हैं वो किसी एक वस्तु के लिए पॉजिटिव का काम करेंगे तो किसी दूसरी वस्तु के लिए नेगेटिव का काम करेंगे। यहाँ पर सिल्क की अगर हम बात करते हैं तो सिल्क जो है इससे ऊपर वालों के लिए तो नेगेटिव का काम करेगी, सिल्क के नीचे जितने भी पदार्थ हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो उनके लिए किसका काम करेगी, प्लस का काम करेगी। यहाँ पर सिल्क नेगेटिव का काम कर रही है, जबकि यहाँ पर सिल्क किसका काम कर रही है, पॉजिटिव का काम करती है। क्लियर है। क्योंकि जिस जोड़े के साथ उसको काम में लिया गया है तो हो सकता है उस जोड़े के लिए उस सिल्क के कपड़े में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम कसकर बंधे हुए हो, किसी दूसरे जोड़े के लिए हो सकता है कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक आकर्षण बल से कसकर बंधे हुए हो, तो वहां पर फर्क पड़ता है उस नाभिक के आकर्षण का कि कौन सी वस्तुओं को आप उसके कॉम्बिनेशन में ले रहे थे। तो ये था आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को समझने का मेथड कि इस सीरीज में जो वस्तु ऊपर रहेगी और जिस वस्तु को आपने जोड़ा बनाया है वो वस्तु सीरीज में अगर नीचे है तो ऊपर वाली वस्तु के ऊपर धनावेश होगा और नीचे वाली वस्तु के ऊपर ऋणावेश होगा उसके ऑर्डर के हिसाब से। तो ये था हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के कुछ पदार्थ जिनको आपको समझने के लिए यहाँ पर लिया गया है। तो ये हो गया हमारे पास में घर्षण द्वारा आवेशन का टॉपिक कंप्लीट। बाकी दो विधियां जो हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे इससे नेक्स्ट भाग में। तो अगर आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ हो तो अन्य दोस्तों को भी आप इसको शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे इसी की शेष दो वीडियो के बारे में, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। उनको भी समझेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, विस्तार से कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।